न्यूज़ फर्स्ट राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर जनता से 1 महीने में राय मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आईडी पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकते हैं। आयोग ने 7 साल पहले यानी 2016 में भी जनता से राय ली थी। मार्च 2018 में उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की जरूरत देश में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश, एक कानून यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुस्लिम फोरम के बैनर तले प्रोफेशनल, जिनमें अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंजीनियर सहित कई प्रोफेशनल्स एमडी रोड स्थित इस्लामिक सेंटर में एकत्रित हुए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर हाफिज मंजूर अली ने उपस्थित सभी प्रोफेशनल को संबोधित करते हुए कहा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, मेरे सामने बैठे हुए प्रोफेशनल्स, भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी का मौका है कि मुस्लिम फोरम ने आज यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जमा किया है। ये अलग बात है कि हमारे रब्बानी साहब हमें जो है प्रोफेशनल नहीं मानते हैं। हालांकि हर दो लिहाज से हम प्रोफेशनल हैं, एजुकेशनली भी प्रोफेशनल हैं और पिछले 50 साल से समाजी मैदान में काम कर रहे हैं, इस लिहाज से भी प्रोफेशनल हैं। लेकिन आज पहली मरतबा आप हज़रात से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। मसला यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। अभी मैंने जो कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला सीधा सीधा मुसलमानों से मुतालबा कर रहा है कि ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, और शैतान का इत्तिबा न करो। मतलब इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल नहीं होना, आधा अधूरा दाखिल होना और आधा अधूरा छोड़ना, ये शैतान की इत्तिबा है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान जो है वो आपका खुला हुआ दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि आप पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर रहें। इसलिए वक्तन फ़वक्तन वो अपनी रेशा दवानियाँ, अपनी जो है चालें चलता रहता है और उन्हीं चालों का सिलसिला इन दोनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में आपके सामने है। यूँ तो हिंदुस्तान के अंदर इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। सबसे पहले जो कॉमन सिविल कोड का मसला आया था वो इंदिरा गांधी के ज़माने में आया था, जब उन्होंने बच्चे को गोद लेने के कानून को पास किया था। और उस वक्त मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को परमिशन दिया। हमारे 1972-73 की बात है। उस वक्त मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का परमिशन दिया और नेपाल कानून जो इंदिरा गांधी ने बनाया था उसकी मुखालिफत की। नतीजतन जो है इंदिरा गांधी को अपने उस कानून को वापस लेना पड़ा। इसके बाद शाहबानों का मसला आया, उस पर भी मुसलमानों ने भरपूर एहतजाज दर्ज करवाया और उसके नतीजे में हुकूमतों को अपने इक़दाम से पीछे हटना पड़ा और कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ी। लेकिन पिछले 8-9 सालों
आर्टिकल 44 के अंदर ये बात कही गई है कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश की जाए और हम इस सिलसिले में पेशकदमी कर रहे हैं। आप अंदर बखूबी वाक़िफ़ हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। फंडामेंटल राइट के अंदर जो है आपको अपने हिसाब से जो है मज़हब के ऊपर चलने, मज़हब की पाबंदी करने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरी तरफ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं, उन्हीं में से एक जो है UCC है। मसलन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर दफ़ा 39 के अंदर ये बात कही गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन रिसोर्सेज का जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तकरीबन 80 करोड़ आबादी, उसको सरकार 5 किलो अनाज देकर के ज़िंदगी गुजारने के लिए सहारा दे रही है। तो एक तरफ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की कुल जो वेल्थ है उसका 50% हिस्सा सिर्फ 100 लोगों के पास है और बाकी तकरीबन 180 करोड़ लोगों के 140 करोड़ लोगों के पास बाकी 50% हिस्सा है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो बताया तालीम के सिलसिले में कहा गया है आर्टिकल 45 के अंदर कि हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि सबको तालीम मुहैया कराए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तालीम सूरत-ए-हाल के अंदर क्या है कि आज भी 65% से 70% लोग साक्षर हैं, दस्तखत करना जानते हैं। बाकी जो है 35 से 30% आबादी जो है आज भी दस्तखत करना भी नहीं जानती है। इसी तरीके से आर्टिकल जो है 47 के अंदर शराबबंदी की बात कही गई है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों खानदान शराब नोशी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं, माटी हालत तबाह हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत गली गली पूछे जो है शराब के लाइसेंस इशू कर रही है, शराब की दुकान खुलवा रही है। ये चंद मिसालें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मैंने आपको दी है। तो हुकूमत को चाहिए कि इससे करोड़ों बल्कि हिंदुस्तान की तकरीबन पूरी आबादी जिन चीज़ों से मुतासिर हो रही है उनके ऊपर कोई कानून बनाने, उनके बारे में सोचने की बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोच रही है, जो कि एक गैर जरूरी मसला है और ऐसा मसला है कि जो किसी भी लिहाज से हिंदुस्तान के लिए न तो मुफीद है और न मुनासिब है। और इसका इजहार जो है 1918 के अंदर पिछला जो कमीशन था वो कर चुका है। उसने अपनी सिफारिशों के अंदर ये बात कही थी कि फिलहाल हालात साजगार नहीं है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। ये 5 साल पहले इसी बीजेपी सरकार ने जो कमीशन था उसने ये बात कही है। लेकिन चूँकि हुकूमत का एक एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि इसके जरिए से ध्रुवीकरण करना है और हिंदू मुस्लिम करके इस वोटों को तकसीम करना है और तकसीम करके किसी भी तरह से इक़्तिदार पर काबिज होना है। लेकिन और आप देख रहे हैं कि इसके नतीजे में हालांकि हिंदुस्तान की सारी आबादी ने कहा और लोगों ने कहा कि सिर्फ मुसलमान इससे मुतासर नहीं हो रहा है बल्कि इससे दलित भी मुतासर हो रहा है, इससे आदिवासी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, ईसाई भी मुतासर हो रहा है, सिख भी मुतासर हो रहे हैं। और गवर्नमेंट पिछले दिनों मुश्तरका तौर पर राजस्थान में और इनफरादी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सिखों ने, ईसाइयों ने, आदिवासियों ने इस चीज़ का इजहार कर दिया है। और आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम अभी हुआ था उसके अंदर जो आदिवासी जिम्मेदार शरीक हुए थे उन्होंने अभी परसों कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेशनल वर्किंग कमेटी की नेशनल मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने इस मसले को उठाया और वहाँ बाकायदा एक कमेटी का फॉर्मेशन हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने कमेटी का फॉर्मेशन किया है कि वो इस सिलसिले में अध्ययन करके और उसको अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर जो है कांग्रेस शायद इस बात की मुखालफत करने को तैयार हो जाए। तो ये आवाज़ उठ रही है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। ज़ाहिरी तौर पर सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये मसला मुसलमानों के ऊपर जो है कंसंट्रेट हो जाए और
اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا ہے کہ ٹی وی کے اندر جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اور جو گودی میڈیا ہے وہاں جو ڈبیٹ ہو رہی ہے تو وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کو دوسرے سماج کے لوگوں کو ڈبیٹ کے اندر نہیں بٹھایا جاتا بلکہ مسلمانوں کو ڈبیٹ کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت صرف مسلمان ہی کر رہا ہے جو کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہم پروفیشنلس ہیں اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں ہمارا راستہ عام ہندوستانیوں سے زیادہ بڑھتا ہے، غیر مسلم برادران وطن سے زیادہ بڑھتا ہے، چاہے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوں اس وقت یا ہم ملازمتیں کر رہے ہوں یا کاروبار کر رہے ہوں تو غیر مسلموں سے ہمارا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اور ہم اس مسئلے کو برادران وطن تک زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے دیگر جو لوگ ہیں ان کے نزدیک تو یہ مسئلہ جو ہے سماجی رسم و رواج کا ہو سکتا ہے، کچھ روایات کا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ دین اور شریعت سے تعلق رکھتا ہے اور دین اور شریعت سے تعلق رکھتا ہے کہ نکاح ہو، طلاق ہو، میراث کی تقسیم ہو، اس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ سورہ نساء اور دوسری آیتوں دوسری سورہ کے اندر بہت تفصیل سے یہ احکامات بیان کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ چیزیں قرآن کا حصہ ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر شہر کے سلسلے کو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شہر کے سلسلے میں جو ہے آپ کی بیویوں نے شکایت کی تو آپ نے جو ہے شہر کھانے سے منع کر دیا تھا کہ شہر کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر آیت نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے آپ اسے حرام قرار دیں۔ تو جب وقت کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ قرآن کے اندر یا قرآنی تعلیمات کے اندر یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کر دیا ہے اس کے اندر رد و بدل کر سکے تو میں آپ یا کوئی حکومت اس بات کا کوئی حق نہیں رکھتی ہے کہ وہ اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے اندر مداخلت کرے۔ لہٰذا موجودہ حکومت کو اس سے باز آنا چاہیے۔ ہمارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ قرآن اور حدیث سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور ان میں ترمیم اور تنسیق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر آپ کا ترمیم کر رہے ہیں، اسلام کے اندر گھٹانا بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جو کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ صاحب ابھی مسودہ تو آ گیا سامنے آنے تو اس کے بعد جو ہے اس پر اظہار خیال کیا جائے وہ بہتر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں موجودہ حکومت کی جو نیت ہے وہ بالکل صاف ہے اور پچھلے دن اس کا اظہار جو ہے وہ کر چکی ہے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو یا جو ہے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مسلمانوں نے چاہے CAA-NRC کا مسئلہ رہا ہو، تین طلاق کا مسئلہ رہا ہو یا دیگر اس قسم کے مسائل رہے ہوں، مسلمانوں نے بھرپور جو ہے ان چیزوں کی مخالفت کی ہے اور الحمدللہ اس سلسلے میں جے پور کا اپنا ایک تاریخی ریکارڈ رہا ہے کہ چاہے CAA-NRC کا مسئلہ رہا ہو یا تین طلاق کا مسئلہ رہا ہو، مرد کی بھی ہماری خواتین نے بھی میدان میں اتر کر کے اس بات کا ثبوت دیا لاکھوں کی تعداد میں اتر کر کے کہ ہمیں جو ہے شریعت کے اندر مداخلت منظور نہیں ہے۔ اور اس موقع کے اوپر بھی الحمدللہ ہماری تقریباً اس وقت 200 خواتین شہر کے مختلف حصوں کے اندر اس مہم کے اندر لگی ہوئی ہیں اور وہ اس مہم کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو بہت ہلکے میں نہیں ہے بلکہ اب سے 5-6 دن باقی رہنا ہے، ان 6 دن کے اندر آپ دیگر مصروفیات کو مؤخر کر دیں اور اس کام کو پرائرٹی دیں اور اس کام کو اگر آپ پرائرٹی دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹارگیٹ مقرر کر رکھا ہے ہم نے انشاءاللہ وہ عزیز ہم اس ٹارگیٹ کو پورا کر سکیں گے۔ کل جو ہے جمعے کے اندر مودی جمہوری کے اندر ایک مختصر سی تقریر ہوئی تھی 10-15 منٹ کی اور وہاں پر ہم نے QR کوڈ لگا دیا تھا باہر مسجد کے باہر 4-5 جو ہے کمپلیٹ چشمہ کر دیے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس تقریر کے بعد اور جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اس QR کوڈ کے جو پوسٹر لگے ہوئے تھے اس کے باہر بھیڑ لگی رہی اور ہر آدمی نے اس کو جو ہے اپنے موبائل کے اندر کیپچر کیا اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کام کریں گے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ کا تعلق شہر کے مختلف علاقوں سے ہے تو آپ کم سے جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اپنے موبائل
कोई जुमा तो आने वाला है नहीं। मगरिब के अंदर हमारे मैक्सिमम नमाजी आमतौर पर मस्जिदों के अंदर होते हैं, तो अइम्मा हज़रात तो ये कह रहे हैं कि साहब मगरिब में आप ऐलान इतना सा करते हैं कि मुसलमान और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें जो है UCC के खिलाफ हैं और इसके सिलसिले में 14 जुलाई 13 जुलाई तक आपको अपनी राय पहुँचानी है। मस्जिद के बाहर क्या नाम है QR कोड लगा हुआ है, आप उसको स्कैन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा करके और अपनी राय को क्या नाम है ला कमीशन तक पहुंचा दें। इतना सा काम करेंगे, इतना मुख्तसर सा एक ऐलान कर देंगे तो मैं समझता हूँ लोग सारी चीज़ों को समझ करके इस काम को ज़्यादा बेहतर